जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे दोस्तों। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 75। 75 नंबर का सेट स्टार्ट होगा। आज हम लोग 74 सेट कर चुके हैं दोस्तों। आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी दिक्कत होती है, जो भी डाउट, जो भी आपका क्वेश्चन होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए। आप सभी के कमेंट बॉक्स में देखता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से फटाफट शुरू किया जाए दोस्तों। चलिए, एक बार पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर क्या कराया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली मैथ का प्रैक्टिस कराता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मिलते हैं 20 प्रश्न। कितने प्रश्न मिलते हैं सर? 20 प्रश्न मिलते हैं। तो आप लोग इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बना पाते हैं अपने मन से, ये लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका जवाब भी आप सभी लोग दीजिएगा। वो कल का जो सवाल था दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर है। होमवर्क का जो सवाल था आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसको बनाइए, जल्दी से इस सवाल को बनाइए। पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे सर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। आप लोग वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मूलधन क्या है 5, मिश्रधन क्या है 8। कितना यहाँ पर ब्याज मिला सर? 3 का ब्याज मिला है। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 5 है। दर निकालना है, आर का मान निकालना है। समय क्या है सर? 5 वर्ष है बटे 100। बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 पचे 25, 25 चौका 100, 4 का गुना 3 में तो हो जाएगा 4 3 12%। कितना हो जाएगा दर यहाँ पर? 12% यहाँ पर दर आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन डी नंबर जो विकल्प है, यही इसका राइट आंसर था। आप लोगों ने इसको लगाया भी है, तो आप लोग भी जान सकते हैं। जो लोग नहीं लगाए सर, देख लीजिए, इसका आंसर यही आएगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। जो भी हो सके, जैसा हो सके आप लोग लगाइए। ठीक है, बाकी जो भी इसका जो तरीका होगा, बेस्ट से बेस्ट मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ, उसको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग खुद से प्रयास करिए सर। खुद से प्रयास करेंगे तब जाके बात बन पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट का पहले क्वेश्चन से। और बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा में, लेकिन बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आसान सा प्रश्न है, एकदम आप टेंशन मत लीजिए सर। एकदम आसान प्रश्न है, बस आप लोगों को पढ़ना है एक बार ध्यान से। बस पढ़ लेंगे, आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि मार्च में एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% की छूट और एक कोट पर 12% की छूट की योजना आरंभ करता है। जींस खरीदेंगे सर 20% का छूट पाएंगे, और कोट खरीदेंगे तो सर 12% का छूट मिलेगा। ये दुकानदार ने योजना आरंभ कर देता है। साथ ही ये भी कहता है कि वह केवल एसबीआई कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट भी दे रहा है। लेकिन अगर आप एसबीआई कार्ड लगा रहे हैं सर, तो 5% और छूट मिलेगा। ये दुकानदार ने यहाँ पर योजना आरंभ कर दिया है। अब एक भैया आनंद जी हैं, गए दुकान पर। आनंद ने किया क्या? आनंद ने 1200 रुपये के अंकित मूल्य की जीन्स, यानी जीन्स का जो अंकित मूल्य है सर क्या है? 1200 रुपये। जीन्स का अंकित मूल्य क्या है सर? तो 1200 रुपये यहाँ पर जीन्स का अंकित मूल्य है। इस पर छूट कितना मिलता है? उसको छूट कितना मिलता है सर? जीन्स पर छूट मिलता है 20%। तो कितना में बिकेगा? 80% पर। तो इसका 80%, इसका 80%। ठीक है, इसका 80%। अब आगे बोला गया है कि 4500 रुपये के अंकित मूल्य का एक कोट खरीदा। अच्छा, कोट का अंकित मूल्य क्या है? 4500 रुपये। कोट का अंकित मूल्य क्या है सर? तो कोट का अंकित मूल्य यहाँ पर 4500 रुपये है, और इस कोट पर छूट कितना है सर? 12% का छूट है। तो मतलब यहाँ पर 88% पर बिका है। 88/100 हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ पर? आइए आगे समझते हैं। यदि वह HDFC बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा?
देखिए यहाँ पर कौन से बैंक का कार्ड यूज कर रहा है, HDFC बैंक का, और छूट किस पे मिलता है, SBI कार्ड से। तो बताइए 5% का छूट उसको मिल पाएगा सर? बोलिए आप खुद बताइए, क्या वो 5% का जो छूट का है वह उसका लाभ ले पाएगा? तो सर नहीं ले पाएगा, क्योंकि HDFC बैंक के कार्ड पर कोई भी छूट नहीं है। हाँ, अगर आप SBI कार्ड यूज करते हैं तो 5% का और छूट मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने HDFC बैंक का कार्ड यूज किया, इसलिए उसको छूट 5% का नहीं दिया जाएगा। बस यही छूट है दोस्तों, इतना में ही उसको लेना पड़ेगा सामान को, इतना वह भुगतान करेगा। तो कितना भुगतान कर दे रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12/96 यानी 960 रुपये यहाँ पर हो गया, और प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5×8 40 के जीरो हासिल का 4 हो जाएगा, 5×8 40 और 8 चौको 32, 32 और 40 क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, तो 72 हो जाएगा। 72 और 4 हासिल 4 बचा है, तो 72 4 76 हो जाएगा, यानी 760 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना भुगतान कर दिया देख लीजिए, जोड़िए इसको, 0 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 9 7 16 और 1, अरे क्या हो गया भाई, देखिए कहीं गलती हुआ क्या, कहाँ गलती हुआ दोस्त, अच्छा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर जब आप 45 का गुना करिएगा 88 में, तो क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए सर, यहाँ पर 88 का गुना आपको 45 में करना है। तो यहाँ पर करके दिखाते हैं इस प्रकार से, 5×8 40 की जीरो हासिल का 4 हो जाएगा दोस्तों, और 5×8 40 इधर हो गया, और 8 चौको 32, 32 और 40 कितना हो जाएगा सर, 32 और 40 तो हो जाएगा 72, और 4 76 के 6 हासिल का 7 हो जाएगा। ठीक है, और 4×8 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा सर, 39 हो जाएगा, 39 यानी 3960 रुपये यहाँ पर आएगा, 3960 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है? आगे देखिए, जोड़िए यहाँ पर 0 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा, और 3 1 4 यानी 4920 रुपये भुगतान करना होगा उसको। कितना करना होगा सर, 4920 रुपये का भुगतान करना होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों? बोलिए सर कोई दिक्कत है इसमें, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो आप सभी लोग जिनको सवाल समझ में आया सर, आप लोग वाई टाइप कर दीजिए। जिनको समझ में आया है केवल वही टाइप करेंगे वाई, और जिनको नहीं समझ में आया सर एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए, जो भी दिक्कत होती है सर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि देखिए आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ता हूं सर, और उसका जवाब भी देता हूं। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना रहें कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा जाता है, आप लोगों का जवाब मैं नहीं देता हूं। सर हम सबका जवाब देते हैं, बस आप लोग कमेंट तो करिए। और मैं आपसे हर बार एक ही बात बोलता हूं सर, देखिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि देखिए क्या है ना सर, आपको अच्छा लगेगा, आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे। बाकी मैं इतना तो जरूर कहता हूं सर, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों पढ़ाने में और कंटेंट इकट्ठा करने में दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, तो आपका भी थोड़ा सा प्राथमिकता होती है कि आप भी मेरा सपोर्ट के लिए सहयोग करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें बोला गया कि अखिल एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्त यहाँ पर अखिल है, एक अखिल ये एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकता है, 26 दिन में, ठीक है। साक्षी और अखिल दोनों उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर साक्षी है और अखिल है, साक्षी और अखिल उसी कार्य को 20 ही दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर पहले हम निकालेंगे टोटल काम क्या है, कुल कार्य कितना है, दोनों का लघुत्तम। तो 13 आ जाएगा यहाँ पर, 13 गुना में 4 पंजे 20, अच्छा 20 आ जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 260 हो जाएगा इसका लघुत्तम। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा सर, तो 260 हो जाएगा, 260। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 13 बार में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों।
आगे अब पढ़िए सवाल को क्या कहा गया है। उन्होंने एक साथ शुरुआत किया लेकिन सारथी ने 6 दिन, अरे भैया कहाँ सारथी आ गया यहाँ पर, अच्छा सारथी नहीं है यहाँ पर, गलत टाइप किया गया है, साक्षी है ये साक्षी है। उन्होंने एक साथ शुरुआत की लेकिन साक्षी ने 6 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, यानी दोनों लोग शुरुआत करते हैं एक साथ शुरुआत करते हैं। अब भैया दोनों लोग जब एक साथ शुरू करते हैं, साक्षी और अखिल, तो 13 की क्षमता से काम करेंगे और 6 दिन तक काम किए हैं। 13 छक क्या हो जाएगा, 13 छक 78, 6 3 18 के 8 हासिल का 1 6 1 7 78 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 78 काम कर चुके हैं। अब शेष काम क्या बचा, तो इसमें से आप 78 काम घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा शेष काम, रिमेंडिंग जो कार्य बचेगा क्या बचेगा यहाँ पर, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा यहाँ पर, और 15 में से 7 गया तो 8 7 15 होता है और 1, यानी 182 कार्य अभी भी बचा हुआ है। अब होता क्या है यहाँ पर, साक्षी 6 दिन करने के बाद साक्षी काम छोड़ देती है। अब सर साक्षी छोड़ देती है, ठीक है, साक्षी जो है कार्य को करना बंद कर देती है, तो यहाँ पर जब साक्षी छोड़ देती है तो ज्ञात कीजिए अखिल शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अखिल 5 की माफ कीजिएगा 10 की क्षमता से काम करेगा, तो अखिल जो है वह 182 कार्य को, सर 182 कार्य है 10 की क्षमता से करेगा तो इतना दिन का समय ले लेगा। इसको काटेंगे अगर आप 2 से तो 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 1 कम 1, 2 1 कम 2, तो 91/5 हो जाएगा। बोलिए सर 91/5 दिन में अखिल शेष कार्य को समाप्त कर देगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया सर, समझे नहीं समझे आप लोग बताइए। चलिए इस सवाल को बनाइए जल्दी से, इस सवाल को आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, एक बार आप लोग सवाल को पढ़ेंगे तो तुरंत ही बन जाएगा, कोई इसमें झोल झाल नहीं है सर। देखिए इसमें कहा गया है कि यदि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, सर 24 महिलाएं हैं सर, 24 महिलाएं हैं एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बोला कि तो उसी कार्य को 32 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। कार्य यही है, इसी कार्य को अगर 32 महिलाएं कर रही हैं सर तो कितने दिन में पूरा कर देंगी, तो हम मान ले रहे हैं सर x दिन में पूरा कर रही हैं, ठीक है x दिन में पूरा कर रही हैं। तो यहाँ पर जब काटे पीट करेंगे सर तो 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 12 हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे सर यहाँ पर, 12 दिन का समय लगेगा। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए सर इसको बनाइए। प्रश्न नंबर चौथा जो है आपके सामने है, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बता दीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा सर। और देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं सर, देखिए हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको हर एक विषय का प्रैक्टिस कराया जाए, लेकिन दोस्तों हमने आप लोगों से कहा था कमेंट करने के लिए, अगर आप लोगों का किसी का भी कमेंट नहीं आया तो इसलिए हमने सभी विषय को लेकर यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे सर तो मैं बिल्कुल ही आप लोगों के लिए काम करूंगा दोस्तों। अगर आप कहेंगे, मैथ का चल ही रहा है, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, 3 चीज बच रहे हैं, इन तीनों पर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप एक बार कमेंट में तो कहिए, आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे दोस्तों कैसे हम जानेंगे कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करने के लिए आप उत्सुक हैं। तो आप लोग जब तक नहीं कहेंगे दोस्तों तो कैसे काम बन पाएगा। तो आप लोग इस सपोर्ट करिए साथियों, सपोर्ट करेंगे तभी काम बन पाएगा दोस्तों, बाकी तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कैसे आपको नंबर ज़्यादा लाने में, मतलब आप ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं वो सारा का सारा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। बस आपको कंटिन्यू सर आपको डेली हमारे साथ जुड़ना होगा, लेकिन ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है,
लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात क्या होगा? गौर से समझिएगा, एक तरफ यहाँ पर डॉग है और एक तरफ सर यहाँ पर रैबिट है, खरगोश है। यहाँ पर बोला गया है सर कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। कुत्ता के 4 छलांग, कुत्ते का 4 छलांग, यहाँ पर कुत्ते का 4 छलांग और खरगोश के 5 छलांग के क्या है, यहाँ पर खरगोश के 5 छलांग के यहाँ दोस्तों क्या है, बराबर है। बात क्लियर है? बोलिए। तो यहाँ से आप अनुपात निकालेंगे अगर, तो डॉग का क्या हो जाएगा 5, तो इसके नीचे 5 लिख देंगे, इसके नीचे डॉग के नीचे 5, रैबिट के नीचे दोस्तों हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग, यानी खरगोश अगर जो 6 छलांग जाता है तो कुत्ता जो है 5 छलांग लगाता है, तो डॉग यहाँ पर 5 छलांग लगाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर एक बार आप लोग बता दीजिए। अब तो कुछ नहीं करना है, बस गुणा ही तो करना है आपको, इसमें मात्र यहाँ पर गुणा करना है आपको दोस्तों, केवल और केवल यहाँ पर क्या करनी है सर, तो यहाँ पर गुणा करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन सर कैसे करना है ये बात आपको समझना होगा। कैसे करना है दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा कि कैसे हम गुना यहाँ पर करेंगे, है ना बात सही? अरे बोलो भैया, है कि नहीं? अब यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, बस सीधी की सीधा गुना कर देंगे। 5 पच्चे 25 हो जाएगा सर, यहाँ पर 5 पच्चे 25, और यहाँ से संबंधी अनुपात का चिन्ह लगभग करेगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो 25 संबंधे यहाँ पर 24 इसका राइट आंसर आएगा। 25 संबंधे 24 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बोलिए सर, कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आप सभी लोगों को? बोलिए चेला जी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए सर, समझ में आ गया है तो बता दीजिए एक बार। चलिए आगे चल रहे हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं सर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से, तो समझिएगा इस सवाल में क्या करना है। इस सवाल में समझिएगा सर यहाँ पर क्या करना है। पढ़िए पहले सवाल को, आप सभी लोग सवाल को पढ़िए। देखिए, 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर की लागत वाले दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? पानी निःशुल्क उपलब्ध है, पानी का कोनो पैसा नहीं लगता है सर। तो यहाँ पर आप मिल्क लिखेंगे, वाटर लिखेंगे, मिल्क और वाटर। बात क्लियर? मिल्क और वाटर। 10 रुपए प्रति लीटर के मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर की लागत वाले दूध, मिल्क क्या है सर यहाँ पर 15 रुपया है, पानी तो 1 रुपया नहीं लगता है, फ्री लगता है, फ्री का है। इसको हमें 10 रुपये प्रति लीटर मिश्रण प्राप्त करना है, यानी दोनों को मिलाना है। तो इस अनुपात में हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, 15 में से 10 गया तो बचेगा 5 यहाँ से, और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। ठीक है, काट पीट करेंगे अगर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 संबंधे 1 आ रहा है यहाँ पर। ये 2 संबंधे 1 क्या है, मिल्क और वाटर है। तो वाटर और मिल्क क्या हो जाएगा, पानी और दूध क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 2 हो जाएगा। तो 1 संबंधे 2 यानी पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है सर, बताइए कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दोस्तों, बनाइए, पढ़िए सवाल को। यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 17 और 49 सेंटीमीटर है, तो बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई का मान 22/7 लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो आपको क्या करना है, 11 से भाग देकर चेक कर लेना। जो ऑप्शन 11 से कट गया वही इसका उत्तर है। आपको कोई फार्मूला का आवश्यकता नहीं लगाने के लिए, बस आप पहले 11 के विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। जिस ऑप्शन को आप 11 से काट देंगे, मतलब जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 2 6 5 4 9, ये तो 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 5 5 10 6 2 8, ये भी 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 8 5 13 8 2 10, ये भी नहीं 11 से कटेगा। यहाँ पर 6 2 8 5 3 8, 8 - 8 0 आ जाएगा। और जब भी अल्टरनेट अंकों का सम का अंतर अगर 0 आता है तो वह 11 से विभाज्य होता है। तो ये ऑप्शन 11 से कटेगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। बोलिए, तरीका समझ में आया आपको? आप लोगों को सर तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बताइए एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं सर आप लोग समझ गए होंगे और आप ऐसे सवाल को ऐसे ही उड़ा देंगे दोस्तों। चलिए, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम होता तो समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता। समूह का वास्तविक औसत भार ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं सर, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका औसत जो है ए है और कितने व्यक्ति हैं तो n व्यक्ति मान लेते हैं। औसत ए है, व्यक्ति n है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, an। बोलिए होगा कि नहीं होगा सर, an हो जाएगा। अगर इसमें एक व्यक्ति और शामिल होता है जिसका वजन 40 किलोग्राम है तो इसका औसत एक बढ़ जाता है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा सर, भाई n व्यक्ति थे, एक व्यक्ति 40 किलोग्राम का आया है तो अब इसमें n + 1 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो औसत वृद्धि होती है 1 का, तो यहाँ पर a + का 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर फिर कहा कि अगर व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम होता तो क्या होता है, यहाँ पर an + का 40 ना होकर सर 28 किलोग्राम होता तो इसकी औसत 1 किलोग्राम कम हो जाती, तो इसकी औसत क्या हो जाएगी, n + का 1 और यहाँ से a - का 1 हो जाता। बात क्लियर है? आपको क्या करना है, दोनों का अंतर निकाल देना है। अंतर जब निकालेंगे दोनों को घटाइएगा सर, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, an + 40 बटे में n + का 1 माइनस an + का 28 बटे n + का 1 बराबर यहाँ से कर देंगे सर a + का n माइनस का a + का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर गौर से समझेंगे, इसको जब आप हल करिएगा इसको तो यहाँ पर हो जाएगा an + का 40, ठीक है, माइनस का an और माइनस का 28 हो जाएगा बटे में n + का 1 होगा। ठीक है, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर an से कैंसिल, 40 में से 28 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, 12, तो इधर तो बचेगा 12 और बराबर 2 का an + 1 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2n + का 2 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 2n बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो n का मान क्या हो जाएगा, 2 5 10, n का मान तो यहाँ पर 5 आ गया, n का मान कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा।
अगर n का मान 5 है तो आप किसी चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, आप यहाँ से वास्तविक वजन निकाल सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में इसे दूसरा में रख रहे हैं हम, इसमें हम रख दे रहे हैं इस वाले में। तो करना क्या है आपको, n का मान 5 रखना, तो यहाँ पर 5a हो जाएगा। बोलिए सर होगा कि नहीं होगा, 5a और प्लस का 28 बटे 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, a प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 5a प्लस का 28 और बराबर में ये 6a प्लस का 6 हो जाएगा, 6a प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको हल करेंगे, इसको अब से लिख दे रहे हैं मिटाकर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6a प्लस का 6 बराबर करके यहाँ पर बराबर, ठीक है। तो 6a 5a घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1a बराबर, और इधर क्या हो जाएगा, तो 28, अरे माफ़ कीजिएगा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना दोस्तों, यहाँ माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा और यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। तो इसका जो वास्तविक औसत रहेगा वह 34 होगा, ठीक है। वास्तविक औसत क्या होगा दोस्तों, 34 होगा। बात क्लियर है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा सा इसमें दोस्तों ये है कैलकुलेशन वाला सवाल है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर एक सवाल वन लाइनर नहीं होता और सभी सवाल कैलकुलेशन वाले नहीं होते हैं। तो हर किसी को लेकर साथ में चलना होता है, क्योंकि दोस्तों एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हर एक प्रश्न को आप समझिए और लगाइए। चलिए अगले प्रश्न पर। इसको बनाइए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा बताइए। अब देखिए, 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर 4 चेयर हैं प्लस 2 टेबल हैं, इनका जो मूल्य है, अरे ये क्या हम कर रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है, चेयर है और टेबल है। अब यहाँ से बोला गया है कि जो 4 चेयर हैं वह 2 मेज के बराबर हैं, 2 टेबल के बराबर हैं। तो आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो इधर कट ही जाएगा, कट जाएगा। चेयर का 1 होगा तो टेबल का 2 हो जाएगा। चेयर अगर 1 है तो टेबल क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों की क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड भी है, क्या है, तो बोर्ड भी यहाँ पर है। अब आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि 4 मेज हैं, टेबल कितने हैं सर, 4 टेबल हैं और 2 बोर्ड हैं, इसके मूल्य क्या है, आपस में बराबर हैं। इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप कह पा रहे हैं यहाँ पर कि टेबल का अगर 1 है तो बोर्ड का क्या है सर, 2 है। टेबल का अगर 1 है तो बोर्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग कर पाएंगे। अरे बोलिए सर, कर पाएंगे इतना। आगे बोला गया कि 4 बोर्डों के क्रय मूल्य 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब भैया यहाँ पर पंखा है, फैन है, क्या है, फैन है। कहा है यहाँ पर कि 4 बोर्ड हैं, 4 क्या हैं, बोर्ड हैं और 2 फैन के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको काटेंगे, वापस से 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी बोर्ड अगर 1 है तो फैन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बस इतना करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको करना है हल। तो ये हो जाएगा, 1 गुना करेंगे भाई, सबका गुना करना है, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा
2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ तक अगर आपको रत्ती भर दिक्कत है समझने में तो अब आप लोग बताइए, बोलिए सर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, एक पंखे की कीमत 850 रुपये है। अब भैया अनुपात में क्या है, एक पंखे की कीमत 8, तो 8 अनुपात का मान कितना दे रखा है, 850 रुपये दे रखा है, 850 रुपये दे रखा है। तो बोला एक कुर्सी का मूल्य बताइए, एक चेयर का मूल्य, यानी एक चेयर का अनुपात क्या है, 1 रुपया है। तो 1 का मान निकालना है तो करना क्या है आपको, 850 में 8 से भाग कर देना है बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 से भाग करेंगे, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 0 हो जाएगा 50, 8 छक 48, 2 बचेगा, हो जाए 10 लगाएंगे हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पच्चीस 40, यानी 106.25 रुपये हो जाएंगे एक चेयर, यानी एक कुर्सी का लागत मूल्य। एक कुर्सी का जो मूल्य होगा सर 106.25 रुपये हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हो जाएगा? अरे बोलिए सर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अगले प्रश्न पर लगाइए इसको। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। हाँ जी, देखेंगे इसको। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में 26,450 रुपये की राशि देता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूलधन क्या है। अब यहाँ पर 26,450 रुपये क्या दे रखा है सर, ये मिश्रधन दे रखा है। तो आपको करना क्या है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल देना है। तो भैया यहाँ पर 15% है, 15% का मान क्या होता है सर, 5 तिया 15, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 3/20 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल की बात करें, मूलधन अगर 20 है सर, मूलधन अगर 20 है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितने वर्ष की बात है सर, 2 वर्ष का। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है सर। तो ये हो जाएगा 20 बिसैया में 400, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 गुना 23 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 23 गुना 23 लिख सकते हैं। और इसी का मान दे रखा है कितना सर, 26,450 दिया है। तो आपको निकालना है 400 का मान। तो ये हो जाएगा बटे में 23 गुना 23, 23 गुना 23 गुणे यहाँ पर कर देना है 400, 400। ठीक है। अब आइए यहाँ पर समझिए, 23 से काटेंगे, 23 23 एकम 23, 3 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 34, 23 एकम 23, 23 7 7 4 11 बचेगा, 11 हो जाएगा 115, 23 5 115। ठीक है, 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब वापस से इस 23 से काटेंगे तो 23 पंजे 115 हो, अरे ठीक है, 23 पंजे 115 हो जाएगा और 10, यानी 50 का गुना आपको 400 में करना है। 5 चौको 20 हो जाएगा दोस्तों, 20 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 20,000 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है सर? बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं सर। अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं और ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, लेकिन दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा टाइपिंग इधर है, तो इस सवाल को आप लोग बिल्कुल भी नहीं हल करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ये टाइपिंग इधर है दोस्तों, टाइपिंग गलत किया गया है दोस्त, तो इसको आप लोग छोड़ देंगे। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं और अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दिया जा रहा है, इसका उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया सर, एक गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती है। जब एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 120 मील की दूरी तय करती है तो 8 घंटे में कितने मील दूरी तय करेगी। दूरी
और समय एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, 3 घंटे में दोस्तों, सर 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करती है? तो 120 किलोमीटर, सॉरी 120 मील की दूरी तय करती है। ठीक है, 120 मील की दूरी तय करती है। ये अनुक्रमानुपाती हैं दूरी और समय। तो यहाँ पर 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 बटे 3 गुणे 8, बस ये करना था। 3 चौको 12 यानी हो जाएगा 40, 8 चौको 32, 320 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 320 मील। 320 मील की दूरी यहाँ पर तय करेगी 8 घंटे में। बात क्लियर है? बोलिए सर, कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आ गया है? अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से लगाइए इस सवाल को। यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो इसी दर से और इतने ही समय के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर ऐसे प्रश्न मिल गए दोस्तों, सबसे पहले इसको आप बनाइएगा। देखिए, हम मान लेते हैं मूलधन कोई रहा होगा, कुछ है P मान लेते हैं, अपने तरफ से P मान लेते हैं, इसका मूलधन है। मूलधन को हम मान लेते हैं सर P रुपए है। अब 2 वर्ष की बात है मेरे दोस्त, अगर 2 वर्ष की बात है, कुछ नहीं करना, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ऐसे 2 टांगे खींच देने हैं। ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर होता है। जो ब्याज यहाँ मिला होगा पहले साल, वही ब्याज दूसरे साल मिला होगा, और दोनों मिलकर कितने हो गए होंगे? 50 रुपए होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर 25 रुपए का ब्याज यहाँ मिला है और 25 रुपए का ब्याज यहाँ मिला है। बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? और इस 25 रुपए पर वापस 5% के हिसाब से, यानी 5/100 के हिसाब से यहाँ पर ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पाई का हिसाब लेता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इस 25 पर ब्याज ले लेगा 5% के हिसाब से, 25 पंजे 125, यानी 1.25 रुपए यहाँ पर वापस से ब्याज ले लेगा। अब ये हो गया आपका पूरे के पूरे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 25 + 25, 50 + 1 51, 51.25 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 51.25 रुपए यहाँ पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? बस आपको इतना ही करना था दोस्तों, इतना ही करना था, आंसर आपके सामने आ जाता। चलिए, ये सवाल है आपके सामने, इस प्रकार से इसका उत्तर बताइए। एक खिलौना कार का मूल्य 1800 रुपये है। एक बिक्री में इसका मूल्य घटकर 1500 रुपये कर दिया गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई? देखिए, पहले इसका कीमत क्या था सर? 1800 रुपये था, 1800 था। अब मूल्य को घटाकर इसका मूल्य 1500 रुपये कर दिया गया, 1500 रुपये कर दिया गया। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का अनुपात ले लीजिए। अनुपात निकालेंगे, 2 0 से 2 0 इधर कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 6 से 5 हुआ, कितने की कमी? 1 से। 1 का कमी किस पर? 6 पर। 1/6 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए, ये कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 दूना 100, यानी 50/3 हो जाएगा दोस्तों। 50/3%, 50/3% की यहाँ पर क्या हुई है सर? कमी हुई है। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, उत्तर क्या होगा बताइए। 3 संख्याओं 120, 240, 480 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। हम मान लेते हैं सर जो सबसे बड़ी संख्या है वही इसका लघुत्तम है, मान लेते हैं। तो इसका लघुत्तम हम 480 को ही मान लेते हैं। ठीक है, 480 इसका लघुत्तम मान लेते हैं। अब देखते हैं यह 240 से कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा। क्या 120 से कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब यही 480 जो है इसका लघुत्तम हो जाएगा
चौथा ऑप्शन। ठीक है, हमेशा ऐसे ही लगाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पुलिस और चोर वाले प्रश्न है मेरे भाई। पुलिस और चोर वाले प्रश्न कैसे बनाया जाता है यहाँ पर समझ लीजिए। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न बनता है आपके पेपर में। इसमें बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 380 मीटर की दूरी से देखता है। देखिए, एक यहाँ पर पुलिस है, ठीक है, और एक यहाँ पर थीप यानी चोर है। अब यहाँ से देखा, यहाँ पर कितने मीटर दूर है यहाँ पर, तो यहाँ से देखा दोस्तों 380 मीटर की दूरी पर है, 380 मीटर की यहाँ पर दूरी पर है। अब होता क्या है, चोर भागने लगा और पुलिस उसका पीछा करता है। चोर इधर भागा, चोर इधर भागा, पुलिस भी इधर ही आया, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की दिशा यहाँ पर दोस्तों सेम है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर जो है, चोर का स्पीड क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड, और पुलिस का स्पीड क्या है सर 30 मीटर प्रति सेकंड। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी कितना समय लेगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 380 मीटर की दूरी तय कर चुका है चोर, अब 380 मीटर की दूरी कवर करेगा। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, चाल घटेगा तो 30 - 25 यानी 5 हो जाएगा। 5 से भाग कर दीजिए, 5 × 5 5, 5 × 7 35, 3 बचेगा, 5 × 6 30। तो यहाँ पर 76 सेकेंड में दोस्तों, 76 सेकेंड में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, 76 सेकेंड में पुलिसकर्मी क्या कर देगा, तो चोर को पकड़ लेगा। बात क्लियर है दोस्तों? बताइए सर, क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए, ये सवाल है आपके स्क्रीन पर और इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही उत्तर। जल्दी से लगाइए दोस्तों, जल्दी से लगाइए। एक दुकानदार ने 2 साड़ियों और 4 कमीजों का मूल्य 1600 रुपये तय किया है। अच्छा, 2 साड़ी और 4 कमीज, 4 क्या हैं दोस्तों यहाँ पर, 4 कमीज हैं। 4 क्या हैं दोस्त, 4 कमीज। इनका मूल्य कितना निर्धारित किया है, 1600 रुपये, 1600 रुपये। आगे बोला गया है, इतनी ही धनराशि से एक साड़ी और 6 कमीजें खरीदी जा सकती हैं। एक साड़ी और 6 कमीजें खरीदी जा सकती हैं, कितने रुपए से, मात्र 1600 ही रुपए से। ठीक है, आपसे लास्ट में पूछा गया है, कमीज खरीदने के लिए, सॉरी, अगर मैं 12 कमीजें खरीद सकता हूं तो मुझे कितना भुगतान करना होगा। यानी 12 कमीजों का मूल्य पूछा है, तो पहले आप एक कमीज का मूल्य निकालिए। तो कमीज पर फोकस करना है दोस्तों, तो कमीज पर फोकस करना है, साड़ी को नहीं यहाँ पर लेना है, साड़ी को हटा देना है। तो यहाँ पर 2 साड़ी हैं, तो यहाँ पर 1 साड़ी है, 1 को 2 बना दीजिए। कैसे बनाइएगा सर, सिंपल सी बात है, 2 से गुना कर दीजिए इसमें, ये 2 हो जाएगा, ये 2 छक्का 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, यहाँ से 3200। और इसको कर देंगे घटाई, इसको घटाई देंगे तो घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 यस, मतलब 2 साड़ी कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 4 गया सर तो 8, माइनस का 8 कमीज बराबर 3200 में से 1600 घटाइएगा तो माइनस का 1600 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 यानी 200 हो जाएगा। एक कमीज का दाम कितना हो गया सर, एक कमीज का दाम यहाँ पर, एक कमीज का दाम यहाँ पर दोस्तों 200 हो गया। तो कितने कमीज का निकालना है सर, 12 कमीज का, तो 12 से गुना कर देंगे, 12 दूना 2400 रुपये, 2400 रुपये हो जाएंगे। इसका सही उत्तर दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए लगाइए इसको, इस सवाल का उत्तर बताइए। देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं, 3 विषय हैं, हर एक विषय के 100 अंक हैं।
एक छात्र ने पहले विषय में 75, दूसरे विषय में 86 अंक प्राप्त किए। उसने कुल मिलाकर यानी समग्र औसत में 68 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है? पहले वाले में 75 पाया, दूसरे वाले में दोस्तों कितना पाया? तो 86 पाया। तीसरे वाले में तो हम मान लेते हैं सर यक्स अंक पाया है, यक्स अंक पाया है। इसका औसत क्या हो जाएगा? बटे 3 कर देना है। बराबर किसके हो जाएगा? 86, माफ कीजिएगा 68 के बराबर, 68 के बराबर। 3 का गुना 68 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 8 24 के 4 हासिल का 2 और 3 6 18 2 20 यानी 204 हो जाएगा। इधर हो जाएगा दोस्तों 204। बात क्लियर है? ये 3 यहाँ से खत्म। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़िए तो 6 5 11 के 1 हासिल का 1 8 1 9 7 16 यानी 161 प्लस का यक्स बराबर में 204। तो यक्स का मान निकालना है सर। यक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 204 में से 161 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से 3, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4 यानी 43%। तीसरे विषय में कितने परसेंट अंक प्राप्त किया है? तो 43%। ठीक है, 43%, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको। इस सवाल को लगाइए। देखिए इसमें क्या किया गया है, क्या कहा गया है? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बनाए जा सकते हैं। तो गौर से समझिएगा, गोला क्या है? 3D है। बेलन क्या है? 3D है। जब दोनों 3D फिगर हैं उनको पिघलाकर जब कोई दूसरा फिगर बनाते हैं सर तो उसका आयतन हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है, आयतन कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर गोला और बेलन के आयतन को कर देंगे बराबर। तो गोले का आयतन क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। कितने गोले बनाए जा रहे हैं दोस्त? तो यहाँ पर n गोले बनाए जा रहे हैं तो n गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई क्या होगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई क्या होगा? तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसका जो त्रिज्या है इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अलग अलग है ना दोस्तों, अलग अलग है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4/3 एक गोले का जो त्रिज्या होगा क्या होगा? व्यास 6 है, व्यास 6 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। कितने गोले सर? n गोले बराबर। इसका व्यास 6 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा और ऊंचाई क्या है सर? 12 है। ऊंचाई क्या हो जाएगा? 12। काट दिए यहाँ पर, 3 से काटेंगे 9 3 27, 9 से 9 कट जाएगा और 4 1 4, 4 3 12। तो कितने गोले बनेंगे सर यहाँ पर? तो यहाँ पर 3 गोले बनेंगे। कितने गोले बनेंगे? तो 3 गोले बन जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितने गोले बनाए जा सकते हैं दोस्तों? तो 3 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बोलिए। चलिए ये सवाल है आपके सामने, इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए ए और बी दो टंकक हैं। एक दोपहर उन्हें टंकण के लिए 80 पृष्ठ दिए गए।
उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ए से 40 मिनट पहले टंकण कार्य समाप्त कर देता है। बी क्या करता है, 40 मिनट पहले ही टंकण कार्य जो है समाप्त कर देता है, जबकि ए ने उसी टंकण कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया। अगले दिन दोपहर बाद उन्हें फिर से टंकण करने के लिए 121 पृष्ठ दिए गए। हालांकि इस बार उन्होंने काम को इस तरह बांटने का फैसला किया कि वे एक साथ टंकण कार्य पूरा कर लें। ए को कितने पृष्ठ टंकण करने पड़ेंगे? गौर से समझिएगा दोस्तों, एक चीज देखिए, कार्य बराबर होता है इफिशियंसी यानी क्षमता गुना समय होता है। अगर कार्य फिक्स है तो क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, शुरू का लाइन यहाँ पर बोला गया 80 पृष्ठ दिया गया है, यानी दोनों के लिए कार्य क्या है, समान है। दोनों के लिए अगर कार्य समान है तो ए के लिए टाइम, ए और बी के लिए टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, ए और बी के लिए टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का। अब ए जो है 4 घंटे का समय लेता है, सर एक जो है 4 घंटे का समय लेता है, इसको वापस सेकंड में मिनट में बदलेंगे तो 4 गुना 60 कर दीजिए। बी 40 मिनट पहले ही समाप्त कर देता है, 40 मिनट पहले समाप्त करता है, मतलब 3 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। तो 3 छक 18 2 20, यानी 200 मिनट यहाँ पर बी समय लेता है। इसका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालेंगे 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो समय का अनुपात यहाँ पर क्या आ गया, 6 संबंधे 5 आ गया, 6 संबंधे यहाँ पर 5 आ गया। समय का अनुपात 6 संबंधे 5 है, तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट इसका उल्टा, तो 5 संबंधे 6 हो जाएगा, 5 संबंधे 6 हो जाएगा। क्योंकि कार्य फिक्स है तो समय का उल्टा क्षमता होगा। अब यहाँ से गौर से समझिएगा, टोटल कितने पृष्ठ दिए गए हैं, यानी टोटल कितने कार्य करने हैं सर, 121 कार्य। यहाँ पर टोटल कितने कार्य करेंगे, यहाँ पर मिल के दोनों लोग 6 5 11 काम करेंगे 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 11 का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 121। 11 का मान कितना है, 121। तो ए के लिए बोला गया है ए कितना पृष्ठ छापेगा, तो 5 का मान पूछा गया है, तो 5 का मान निकाल दीजिए। तो 5 का मान निकालेंगे तो 121 बटे में 11 गुणे 5 कर देना है बस। 11 ग्रहिया में 121, 11 5 55 हो जाएगा। तो कितना पृष्ठ छापेगा वह, ए 55 पृष्ठ छापेगा, 55 पृष्ठ ए छापेगा। बोलिए अब आप लोग बताइए बी कितना पृष्ठ छापेगा, बी के लिए बी कितना पृष्ठ छापेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए बी कितना पृष्ठ छापेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगला और इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको मैं एक प्रश्न दूंगा, आप लोग उस प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसका जवाब आप लोगों को देना होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का पहले आप लोग उत्तर बताइए क्या होगा। इस सवाल का उत्तर आप लोग बताइए, पहले नंबर क्या होगा इसका उत्तर। यहाँ पर दिया गया है क्या, टीना को एक ग्राइंडर पर 15% छूट मिलती है, जिसका अंकित मूल्य 8200 रुपये है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है, इसलिए उसे अतिरिक्त 3% की छूट भी मिलती है। वह कितना भुगतान करती है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर अंकित मूल्य क्या है सर, 8200 रुपये है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 8200 रुपये यहाँ पर क्या है, इसके अंकित मूल्य हैं। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, तो 8200, और इस पे छूट कितना मिलता है, 15%। तो कितना में बेच रहा है यहाँ पर, 85% पर, 85/100 हो जाएगा। लेकिन वह 3% नगद भुगतान कर रही है, यहाँ पर 3% उसको छूट और मिलेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 97%, 97% हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, और 5 से काटेंगे 17 5 85, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10,
अब यहाँ पर दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 दहिया में 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे अगर आप 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 41 बार में इधर कट जाएगा। अब देखिए दशमलव में इसका उत्तर आएगा, तो पूर्णांक वाले तो इसका आंसर नहीं होंगे, ये 2 ऑप्शन तो आप देख कर ही काट देंगे। ठीक है, 7 7 49, इकाई का अंक 9 आएगा, यहाँ पर इकाई का अंक 8 है। भाई 0 तो दोनों में है, 0 के बाद 9 आएगा, तो इसमें तो 8 है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बताइए आप लोग दोस्तों, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 20 प्रश्न हम लोग किए हैं, 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न खुद से बना पाए हैं, ये बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए मैं आपके लिए ये प्रश्न दे रहा हूँ, आज का सवाल है आप लोगों के लिए, तो इस सवाल को आप लोग लगाइएगा और आंसर हमें बताइएगा कौन सा विकल्प इसका सही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताइएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।